and I'm not Right. I know that when you नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं बीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का रिवीजन सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं बेहद आसान लैंग्वेज में। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है असर्शन एंड रीजन MCQ और ये प्लांट किंगडम चैप्टर पे आधारित हैं। पूरे प्लांट किंगडम का रिवीजन करा देंगे आपका। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असर्शन में दे रखा है एल्गी शो ओनली एनाइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और इसके रीजन में दे रखा है इन एल्गी गैमीट्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। इसका जो असर्शन दे रखा है और जो रीज़न दे रखा है उसके हिसाब से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स और डी ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। एल्गी शो ओनली एनाइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं जो एल्गी होता है उसमें 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। तो ये असर्शन तो फॉल्स है और रीज़न में क्या दे रखा है, इन एल्गी गैमीट्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। जी हाँ, जो एल्गी होता है उसमें जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। इसका डी ऑप्शन सही होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। सबके एग्जाम्पल चाहिए मने लिख के बता। रिलैक्स प्लीज़ सिट, प्लीज़ टेक योर सीट। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ सभी के एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं कि एल्गी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करता है। ये आप देख रहे हैं आइसोगेमस है, उसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह की गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं। जो मोटाइल है इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और इनका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और यूरोथिड्स, दोनों भी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। इसके बाद जो नॉन मोटाइल है उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में कंजुगेशन ट्यूब बनती है और कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है। इसके बाद जो एनाइसोगेमस है उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और फ्यूकस। एनाइसोगेमस में क्या होता है, एनाइसोगेमस में जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है और इनका जो साइज़ है वो भी डिफरेंट होता है। और ऊगेमस की बात करें अगर, तो ऊगेमस में जो फीमेल गैमीट होता है वो बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू मेल गैमीट और मेल गैमीट छोटा होता है, मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस हैं। ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर आप देख रहे हैं, इसमें गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, आइसोगेमस का एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा का है, गैमीट्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। ये भी आइसोगेमस शो करता है लेकिन इसके जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है और कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। रीज़न दिया है इसका, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। देखो भैया इसमें क्या दे रखा है, जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है वो स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। इसमें
दोनों बातें सही है, यानी एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न दे रखा है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। यानी इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्पाइरुलाइना और क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ये बात सही है, और ये स्पेस ट्रेवलर इन्हें यूज़ करता है, ये बात भी सही है। लेकिन स्पेस ट्रेवलर क्यों यूज़ करता है? वो इसलिए यूज़ करता है क्योंकि ये हायर रिच प्रोटीन कंटेंट इनके अंदर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, हायर रिच प्रोटीन भी हो गए, कौन सा हो गया? रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज 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 टेक योर सीट। चुप करवा याद नहीं कर। जो स्पाइरुलाइना होता है उसमें जो प्रोटीन होता है फाइकोसाइनिन होता है, और जो क्लोरेला होता है उसमें जो प्रोटीन होता है रूबिस्को। रूबिस्को का पूरा नाम आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा, जिसका पूरा नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जो स्पाइरुलाइना और क्लोरेला है, जितने भी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो अधिकतर इसमें होते हैं। लगभग 9 अमीनो एसिड दोनों ही एल्गीज में आपके मिल जाते हैं, और ये दोनों ही जो प्रोटीन होती हैं वो हायर रिच प्रोटीन होती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोरोफाइसी प्लांट बॉडी इज यूजुअली ग्रास ग्रीन। रीज़न है इसका, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कॉसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल। देखिए इसमें जो एसर्शन है, क्लोरोफाइसी प्लांट बॉडी इज़ यूजुअली ग्रास ग्रीन। जो क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी होती है वो जनरली घास की तरीके की हरी होती है, ये बात एकदम सही है। लेकिन इसका जो रीज़न है वो एकदम गलत है। क्लोरोफाइसी में जो बेसिक क्लोरोफिल होते हैं, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, वो होते हैं, और क्लोरोफाइसी में कैरोटिनॉइड्स नहीं होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं। जेंथोफिल होते हैं ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी में। तो इसका जो रीज़न है वो एकदम गलत है। तो इसका एसर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। एसर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ प्लीज़ पूछिए आप। क्लोरोफिल ए और सी की जगह कौन सा क्लोरोफिल हो गए? मैं बताता हूँ आपको। जो क्लोरोफाइसी होते हैं या ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटिनॉइड्स की जगह कैरोटीन्स होता है, और जेंथोफिल होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एसर्शन दे रखा है, ब्राउन एल्गी वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर, और इसका रीज़न दे रखा है, फ्यूकोजेंथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर वेरिएशन इन ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी का कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर का होता है, यानी हल्के हरे से लेकर भूरे कलर तक का होता है। और ये किस कारण से होता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। ये बात एकदम सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। फ्यूफाइसी यानी ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड जेंथोफिल के कारण भूरे रंग का होता है। हाँ यस प्लीज। ऑलिव ग्रीन क्या होता? यू मीन ऑलिव ग्रीन? ऑलिव ग्रीन, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। ऑलिव ग्रीन का मतलब होता है हल्का हरा। तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो हल्के हरे से लेकर भूरे रंग के होते हैं, और मैंने बता दिया क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ रोडोफाइसी इज ड्यू टू एबंडेंट फॉर्मेशन ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन, और इसका जो रीज़न दे रखा है वो है आर फाइकोएरिथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड कलर। जो रेड कलर होता है, एसर्शन में दे रखा है, जो रोडोफाइसी का रेड कलर होता है वो आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है।
और रीज़न में ये दे रखा है कि जो आर फाइको एरिथ्रिन है वो एबल होता है ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करने में, और जो एल्गी है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उनका कलर हमको रेड दिखाई देता है। तो ये एसर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, और जो रीज़न है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप जानते हैं लाइट में 7 कलर होते हैं, और जो प्लांट या कोई ऑब्जेक्ट जिस कलर का हमें दिखाई देता है वो पर्टिकुलर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रेड एल्गी है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी सारी जो लाइट्स होती हैं उन लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो रेड एल्गी कलर है वो रेड दिखाई देता है। अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? जो रेड एल्गी है या रोडोफाइसी है उसमें आपका फाइको एरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है। रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स रिक्वायर एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर ऑन द सॉइल सरफेस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। देखो भैया, ब्रायोफाइट्स को टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहते हैं, ये एकदम सही बात है। और क्यों कहते हैं इसका रीज़न ये दे रखा है कि ब्रायोफाइट्स रिक्वायर एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर ऑन सॉइल सरफेस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये एकदम सही बात है। ब्रायोफाइटा को अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक वाटर की लेयर चाहिए होती है सॉइल के ऊपर, ताकि ये उसमें सरवाइव कर सके, क्योंकि इसमें राइजोइड्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब तक वाटर की लेयर नहीं रहेगी ये प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसका एसर्शन एकदम ट्रू है, और जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। वैसे मेन जो कारण होता है ब्रायोफाइट्स का कि इसे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहते हैं, वो यही होता है कि सॉइल के ऊपर एक वाटर की लेयर चाहिए, और इस प्लांट को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसका रीज़न दे रखा है, मॉसेस प्रिवेंट सॉइल एरोजन बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल। यानी कि मॉसेस जो है ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, और मॉसेस जो है सॉइल एरोजन को रोकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके जो एसर्शन और रीज़न है दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो मॉसेस होता है वो लाइकेंस के साथ मिलकर, अरे ताऊ, मोसेस की बात कहाँ हो रही से? ये लाइकेंस कहाँ से आ गया? मैं आपको बताता हूँ प्लीज़। जो लाइकेंस होते हैं मॉसेस के साथ मिलकर, ये जो रॉक्स वगैरह होती हैं या बंजर सॉइल होती है उसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करता है। लाइकेंस आप जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक होता है एल्गा और एक होता है फंजाई। एल्गा जनरली साइनोबैक्टीरिया होता है और दूसरी कोई फंजाई हो सकती है। ठीक है, ये जो है जो लाइकेंस हैं वो मॉसेस के साथ मिलकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और जो रॉक्स होती हैं या बंजर भूमि होती है उसको डिकम्पोज करते हैं। रॉक्स को हायर प्लांट ग्रो करने के लिए एप्लीकेबल करते हैं ये, और जहाँ ये उगते हैं वहाँ पे डेंस मैट बना लेते हैं, जिससे सॉइल एरोजन भी नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्स इन मॉसेस आर कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल। स्पोर्स
आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन मॉसिस। जो इसका असर्शन है कि स्पोर्स जो है कैप्सूल के अंदर बंद रहते हैं, ये एकदम सही है। और जो स्पोर्स हैं वो माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू बनते हैं, ये बात गलत है। हमने आपको बताया था जो स्पोर्स हैं, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो, स्पोर्स जो है मियोसिस के फलस्वरूप बनते हैं और वो गैमीटोफाइटिक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका जो असर्शन है वो ट्रू है, बट इसका रीज़न फॉल्स है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। मैंने आगे एक फिगर भी दे रखा है ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को दिखाते हुए, देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये फ्यूनेरिया या बॉस का फिगर है। इसमें जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो इतनी है, फोर्थ सीटा और कैप्सूल। बाकी ये जो बॉडी है वो गैमीटोफाइटिक बॉडी है। इसके बाद जब इसमें स्पोर बनते हैं, ये जो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं और वो मियोसिस के फलस्वरूप बनते हैं। गैमीटोफाइटिक बॉडी का जन्म यहीं से होता है, प्रोटोनीमा बनता है जो हैप्लॉइड होता है। उसके बाद ये प्रोटोनीमा इस गैमीटोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैमीटोफाइटिक प्लांट में दोनों ब्रांचेस रहती हैं, मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच से बनेंगे आपके स्पर्म जो कि बाइफ्लैजिलेट होंगे, और फीमेल ब्रांच से बनेंगे आपके आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर एग रहेगा। ये स्पर्म इस एग से फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा। ये ब्रांच अभी भी यहीं पर लगी रहती है, यानी फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच से जो स्पर्म होते हैं वो पहुँचते हैं फीमेल ब्रांच की तरफ और वहाँ पे जाइगोट बनता है। फिर दोबारा से टूट सीटा और कैप्सूल बन जाते हैं। ये इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक और जो मॉसिस के स्पोरोफाइट होते हैं वो मोर इलेबोरेट होते हैं देन दैट इन लिवरवर्ट्स। यानी लिवरवर्ट्स से अगर मॉसिस की तुलना की जाए तो जो मॉसिस का स्पोरोफाइट होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा और ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स जाइगोट प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। उसके बाद रीज़न है स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसका जो असर्शन है और रीज़न है दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो टेरिडोफाइट होते हैं, आपने उसमें पता होगा आपको कि टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट कंडीशन होती है, ना तो वो गैमीटोफाइटिक होती है ना वो स्पोरोफाइटिक होती है। ये एक्चुअली में एक हैप्लोडिप्लोन्टिक साइकिल शो करता है। लेकिन ब्रायोफाइट और ट्राइडोफाइट एक इंटरमीडिएट कंडीशन शो करता। जी हाँ, कंडीशन शो करता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। डिप्लोन्टिक रिडोमिनेंट फेज की बात कर दे आ गई। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप बैठिए प्लीज़। इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा जो टेरिडोफाइट्स है उसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट कैसे हो गया। इसका आप आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो इसका रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस फिगर के माध्यम से हम समझा ले जाएंगे आपको कि एक्चुअली में टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। लेकिन अगर ओवरऑल लाइफ साइकिल देखी जाए कि हैप्लोन्टिक होती है कि डिप्लोन्टिक, तो आप पाएंगे कि वो डिप्लोन्टिक होती है, यानी स्पोरोफाइटिक होती है। कैसे, देखिए, जाइगोट बनने के बाद स्पोरोफाइटिक कंडीशन शुरू होती है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन शुरू होती है। इसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो केवल इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये केवल ओल्ड हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होता है। बाकी इसका पूरा प्लांट जो होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ये पूरा डिप्लोन्टिक होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। इसके बाद यंग प्लांट में इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लीफ को फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेल्स हैं, स्पोरोफाइटिक सेल्स है, वो ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू गैमीटोफाइटिक या हैप्लॉइड स्टेज में जो सेल्स होती हैं उनकी सेल्स कम होती हैं। यानी कि आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से
कि जो टाइम है वो तो दोनों का लगभग सेम है, यानी गैमेटोफाइटिक का टाइम और स्पोरोफाइटिक का टाइम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स स्पोरोफाइटिक में ज़्यादा है। इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें और पूछें आपसे कि टेरिडोफाइट की जो मेन लाइफ साइकिल है उसमें अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में दोनों में से एक चूज़ करना पड़े तो आप बताएंगे कि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है या डिप्लॉइड होती है। इसीलिए ये जो फिगर है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखा था आपने, पहला जो इसमें असर्शन था इन टेरिडोफाइट जाइगोट प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ये सही था। और स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, ये भी सही था। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि रीज़न वही है कि जो मेन लाइफ साइकिल है उसकी हैप्लोडिप्लोइडिक होती है। लेकिन अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में से चूज़ करना पड़े तो लाइफ साइकिल उसकी डोमिनेंट लाइफ साइकिल उसकी स्पोरोफाइटिक रहेगी टेरिडोफाइटा की, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो गैमेटोफाइटिक फेज की तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही तो हैं, लेकिन रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इसके विपरीत अगर आप ब्रायोफाइट में देखें तो ब्रायोफाइट में एक कंडीशन होती है, ये जो प्लांट था ये गैमेटोफाइटिक प्लांट था और ये जो प्लांट था ये स्पोरोफाइटिक इसकी कंडीशन थी। तो ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन प्लांट में ऐसे लगा रहता है, यानी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, और जब स्पोर बनते हैं तो ये इसकी हैप्लॉइड कंडीशन शुरू हो जाती है। और हैप्लॉइड कंडीशन कहाँ से कहाँ तक रहती है? हैप्लॉइड कंडीशन देखिए यहाँ भी हैप्लॉइड पर ये, फिर जब जाइगोट बनेगा उसके बाद जब ये फूट सीटा और कैप्सूल रहेगा तब इसकी कुछ समय के लिए, इतनी समय के लिए केवल स्पोरोफाइटिक कंडीशन रहेगी और वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो मॉस टिनेरिया या ब्रायोफाइटा में आप कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइटिक होती है, और टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट स्टेज है आपकी स्पोरोफाइटिक होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन दे रहा है ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, और इसका रीजन दे रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। जो सेलेजिनेला और साल्विनिया होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है, यानी दो तरह के स्पोर इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक माइक्रो स्पोर एक मेगा स्पोर। जो इसका मेगा स्पोर होगा वो काम करेगा फीमेल गैमीट की तरह और माइक्रो स्पोर काम करेगा मेल गैमीट की तरह। तो ये रीज़न तो सही है, लेकिन इसका असर्शन गलत है। जो ऑल टेरिडोफाइट हैं वो होमोस्पोरस नहीं होते हैं। जो टेरिडोफाइट हैं अक्सर होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट इनके हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, जैसे कि सेलेजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस प्लांट है। तो इसका जो आंसर होगा assertion इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सेलेजिनेला का प्लांट आप देख रहे हैं जो कि हेटेरोस्पोरस है। ये एक दूसरा प्लांट साल्विनिया, जिसे फ्लोटिंग फर्न भी कहते हैं, ये पानी में तैरता रहता है और ये हेटेरोस्पोरस है, ये एक टेरिडोफाइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इसका रीजन दे रखे हैं ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर इनक्लोज्ड विद इन द ओवरीज। आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म में ओवरीज अब्सेंट होती है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और उनके ऊपर कोई कवरिंग ओवरी की नहीं होती है। तो इसमें जो पहला दे रखा है जिम्नोस्पर्म डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, क्योंकि ओवरीज नहीं होती तो फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता है। असर्शन ट्रू है और इसका रीज़न फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इन जिम्नोस्पर्म, और इसका रीज़न दे रहे हैं इन जिम्नोस्पर्म क्यूटिकल ऑफ लीव्स इज थिक। जो रीज़न है ये तो सही है, लेकिन इसका जो असर्शन है वो गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। इसका ऑप्शन होगा डी। असर्शन गलत क्यों हो गए? असर्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये देखो इसमें दे रहा है
फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ डीप, यानी सरफेस के ऊपरी सतह पर स्टोमेटा होते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो ऐसी कंडीशन में उगता है कि वहाँ पर जब बहुत सर्दी होती है तो बर्फ़ जम जाती है और पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को रोकने के लिए जो भी फेवरेट कंडीशन है वो इसमें एडेप्टेशंस होते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर नहीं, पत्ती की निचली सतह पर होते हैं और वो पत्ती में धंसे हुए होते हैं, यानी संकिन स्टोमेटा होते हैं। इसलिए आपका एसर्शन गलत है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके बाद दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसकी जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह, और इसमें थोड़े समय के लिए गैमेटोफाइटिक स्टेज आती है और वापस से स्पोरोफाइटिक स्टेज यानी डिप्लॉयड स्टेज चलने लगती है। ये दोनों ही सही है और इसका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इन एंजियोस्पर्म्स ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। इन एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और जो इसका रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसको समझाने के लिए हमने एक फिगर दे रखा है, आइए देख लेते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल दे रखा है। पिस्टिल के अंदर ये ओवरी है और ओवरी से जुड़ा हुआ ओव्यूल है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा ओवरी से जुड़ा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके, तो इधर आप देख रहे हैं ये हमने दिखाया है ओव्यूल का फिगर, ठीक है। तो ओव्यूल में ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइल है, यहाँ से पॉलन ट्यूब इंसर्ट करती है। इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट दो लेयर इसमें रहती हैं। अंदर की जो सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस कहलाती हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें न्यूक्लियस में कोई एक सेल आगे आके एमएमसी बनाती है, यानी मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है एम्ब्रियो सैक बनाता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। हमने आगे की स्लाइड में दे रखा है। ये एम्ब्रियो सैक कहाँ पर ये है आपका ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस सेल थी उसमें एक सेल एमएमसी बनी थी। एमएमसी में मियोसिस हुई थी। मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे, उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर ये था जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। अब जो इसमें जितनी भी सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होंगी क्योंकि मियोसिस के बाद ये सेल्स बन रही हैं, ठीक है। तो मियोसिस के बाद जो सेल्स बनती हैं उसमें फिर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के फलस्वरूप सेल्स बन जाती हैं। सारी की सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं और वो कैसे बनती हैं? मियोसिस के फलस्वरूप बनती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बता चुके हैं, ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। इसका रीज़न है इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देयर इज ए फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। इसमें जो आप देख रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक कंडीशन डोमिनेंट होती है, ना कि गैमेटोफाइटिक। तो एसर्शन तो आपका गलत है। रीज़न देख लेते हैं। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देयर इज ए फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है और वो ही पूरे जीवन भर पूरी लाइफ साइकिल में होता है, जबकि जो गैमेटोफाइटिक कंडीशन है बहुत कम समय के लिए बनती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो रीज़न इसका ट्रू है। तो इसका आंसर होगा एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन डी। जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनके एग्जाम्पल हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ह्यूमन भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल ही व्यतीत करता है। आप सभी से गुजारिश है, तो मन्ना जो लग रहा इन लोगों ने सब्सक्राइब ना कर रखा। नहीं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे
शेयर भी करेंगे और उनके ऊपर कमेंट भी करेंगे। और घंटा भी दबा देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।